स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम निखिल है और आज की वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 इतिहास मॉडल सेट नंबर 4 की। देखिए आपका जो हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 4 है उसको हम लोग देखने वाला है। ठीक है, यहाँ से जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे हम लोग एक एक प्रश्न को बारीकी से देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर की। देखिए तो प्रश्न उत्तर की बात कर लेते हैं। पहले आपका सामान्य निष्ठ पता है, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक का जो भी प्रश्न उत्तर रहेगा इसको आपको 2-2 अंक मिलेंगे और 5 का जवाब देना है, 2 का नहीं। ठीक है, उसके बाद 8 से लेकर 14 तक को आपको फिर से 5 जवाब देना है और यहाँ मिलेंगे आपको 3-3 अंक। उसके बाद आपका 15 से लेकर 18-19 तक आपको देना है जवाब और इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं लोग पहला प्रश्न की। देखिए आपको जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 की जो क्रांति है इसका नेतृत्व किसने किया। देखिए 1857 की क्रांति इसका नेतृत्व किसने किया, वो किया था मंगल पांडे ने। बात को ध्यान रखिए, किसने किया, मंगल पांडे ने। तो आपका यह रह गया आंसर। तो आप जब भी लिखिएगा थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा। मैं अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, सिर्फ मंगल पांडे लिखा मैंने। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया, इस प्रकार करके आप लोग लिखिएगा। चलिए अगला बात कर लेते दूसरा प्रश्न की। तो आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। देखिए भैया जो महात्मा गांधी है ना, हम लोग बोलते हैं ना महात्मा गांधी, इसको महात्मा को उपाधि किसने दिया। ठीक है, जब उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो इनको जो महात्मा की उपाधि दी वह दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर। अब बात कर लेते हैं आपका तीसरा प्रश्न। तो आपको जो तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। देखिए आपका जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 30, 31, 32 में, तो इनमें से किसमें कांग्रेस ने भाग लिया था वो आपको बताना है। देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना 1931 में, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न की। तो आपको जो चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर जो है अकबरनामा किसकी रचना है। जो अकबरनामा है इसकी रचना किसने की है। तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया है। किसने किया भैया, अबुल फजल ने। आगे बात कर लेते हैं आपका पांचवा प्रश्न। तो आपका पांचवा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये आपका संविधान सभा है, इसका स्थायी अध्यक्ष कौन है वो बताना है। देखिए जो आपका जो संविधान का जब ये हो रहा था निर्माण, तो संविधान सभा में कुछ स्थायी थे कुछ अस्थायी थे, इस प्रकार से सदस्य थे। तो जो आपका स्थायी सदस्य है वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपका स्थायी अध्यक्ष थे। देखिए इनको कब चुना गया था, 11 दिसंबर 1946 में। अगर आपको अस्थायी पूछता है तो ठीक है, तो अस्थायी में हो जाएगा आपका ये आपका जाकर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, उनको चुना गया था। और इनसे 2 दिन पहले यानी कि दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्लियर हो जाता है। तो अगला बात कर लेते हैं आपका छठा प्रश्न। आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी, ठीक है, जो महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यानी कि उनके जो गुरु थे कौन थे। तो सिंपल सी बात है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यहाँ तक आपका छठा प्रश्न कंप्लीट होता है, लेकिन आपको 1 से 7 के बीच को 5 ही जवाब देना है। तो मैंने यह दे रखा 7 यानी कि सारा का सारा का उत्तर दिया हुआ है, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका 7वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। जो कैबिनेट मिशन योजना जब आया था तो इसका अध्यक्ष कौन था। देखिए जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय बहुत सारे ऐसे नियम आए थे, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, क्रिप्स मिशन, इस प्रकार से मिशन आए थे। तो अब पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो जिसका राइट आंसर होगा पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक जो लॉरेंस थे ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका 8वां प्रश्न। देखिए जो आपका 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन पर प्रकाश डालें। ठीक है, साइमन कमीशन क्या है उसको आपको विस्तार से लिखना है। तो देख लेते हैं साइमन कमीशन क्या है। देखिए कि 1927 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाकर यह सूचना दी कि भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ठीक है, जो लॉर्ड उस समय जो हमारे जो वायसराय रहे थे लॉर्ड इरविन 1907 में क्या किए, गांधी जी को सूचना दिया कि एक तैयार किया जा रहा रिपोर्ट, ठीक है, जिसके लिए कमीशन बनाया गया। एक रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है जिसके लिए कमीशन बनाया गया, जिसके अध्यक्ष सर जॉन कमीशन होगा और इनका अध्यक्ष कौन रहेगा, सर जॉन कमीशन रहेंगे। साइमन कमीशन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि उसने सदस्य में केवल अंग्रेज थे। देखिए बताया जा रहा है कि जो एक इसका विशेषता है कि इसमें जो सदस्य रहेंगे सारा का सारा जो सदस्य रहेंगे वो अंग्रेज रहेंगे। ठीक है, उसका ही विशेषता बताया जा रहा है। इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य भारत के एक संघ की स्थापना करना था। ठीक है, जिसने ब्रिटिश भारतीय शासन तथा देसी रियासत शामिल हो और इनका चालन ब्रिटिश सरकार के पद में रहे।
क्या बताया जा रहा है कि जो एक साइमन कमीशन था, एक कमीशन बनाया गया 1927 में, ठीक है। अब भारत कब आया था? 28 में आया था, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बताया, इसका एक अध्यक्ष चुना गया था, जो कौन थे अध्यक्ष? कमीशन, कौन कमीशन? सर जॉन कमीशन थे उनका नाम, तो वो अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन कहा गया है, ठीक है। और सदस्य में क्या आते हैं कि सारा का सारा जो सदस्य वो भारतीय नहीं थे, यानी कि अंग्रेज थे। इसका मुख्य जो उद्देश्य था, भारत में एक संघ स्थापित करना जिसमें ब्रिटिश भारतीय शासन तथा देसी रियासत यानी कि दो भागों में बांटा गया था ना उस समय, तो दोनों को शामिल हो, दोनों ही दोनों, ठीक है, चाहे वो देसी रियासत वाला हो चाहे भारतीय ब्रिटिश प्रांत का हो, दोनों शामिल हो। इस प्रकार से रहता शामिल कमीशन। अब बात कर लेता है आपका माउंट बेटन योजना। तो आपको जो 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि माउंट बेटन योजना क्या है, ठीक है। माउंट बेटन योजना क्या है उस पर प्रकाश डालना, यानी कि थोड़ा बताना उस पर भी। देखिए, माउंट बेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद 3 जून 1943 को भारत को 2 देशों में विभाजित करने की योजना का खाका पेश किया। क्या हुआ कि जो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है, इसने क्या किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ एक लंबे समय तक विचार विमर्श किया और 3 जून 1947 को भारत को 2 देशों में, यानी कि एक तो पाकिस्तान एक तो बांग्लादेश, ठीक है, 2 देशों में विभाजित करने का योजना का खाका पेश किया। इस योजना के आधार पर भारत को अंग्रेजों से मुक्ति मिली, लेकिन भारत पाकिस्तान के रूप में एक बड़ा हिस्सा भी मिला। हुआ यूँ कि देखिए, ये जो योजना है, अगर आपको कोई प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए कि भारत का जो विभाजन हुआ, तो आज़ादी हुआ ना, तो किस योजना के तहत हुआ, तो सबसे पहले आप बोलेगा माउंटबेटन योजना। तो इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, ठीक है। तो इस योजना में क्या हुआ कि 3 जून 1947 को 2 देशों के बीच में योजना का खाका पेश किया। इसके बाद क्या हो कि हमें आज़ादी तो मिली, ठीक है, अंग्रेजों से मुक्ति मिली, लेकिन क्या इसके बाद मुक्ति के बाद हमें अलग होना पड़ा, यानी कि एक पाकिस्तान बना एक भारत बना, 2 हिस्सों में अलग अलग हो गया, ठीक है, इस विजन के। तो क्लियर होता है 9वां प्रश्न। अब देख लेते हैं 10वां प्रश्न। तो आपको 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि चोरी चोरा हत्याकांड क्या है, ठीक है। जो चोरी चोरा हत्याकांड, इससे आप क्या समझते हैं उसको आपको बताना है। देखिए, कुछ नहीं है, यह है कि देखिए यह कांड 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, ठीक है। यूपी उत्तर प्रदेश जो है उसके अंदर एक गोरखपुर जिला है, ठीक है, वहाँ पे ये कांड हुआ था। अब कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं आपको 4 फरवरी भी मिलेगा देखने को, तो कोई बात नहीं, आपका जो सटीक आंसर होगा 5 फरवरी भी होगा 4 भी होगा, तो ज़्यादातर 5 ही हर एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। अब जब ये असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। अब ये हुआ कैसे? घटना हुआ यूँ कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो इसमें बहुत सारे देशों में क्या चल रहा, असहयोग आंदोलन का बहुत लंबा चौड़ा चला था, 1920 से लेकर 22 तक चला था। इसी के कारण असहयोग आंदोलन बंद हुआ था। मेन रीज़न वही है, जो असहयोग आंदोलन बंद हुआ था ना, अच्छा खासा आंदोलन चल रहा था, लेकिन ये जो चोरी चोरा हत्याकांड है इसके कारण से वो बंद हो गया। अब क्यों हुआ? देखिए, ये हुआ कि जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, यानी जो पुलिस था उनके साथ भिड़ गया, ठीक है। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारी ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, ठीक है, लगा दी थी, जिससे उसे सभी कब्जेधारी मारे गए। इस घटना के कारण 3 नागरिकों और 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। देखिए, क्या हुआ कि जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो मुठभेड़ हो गया हम पुलिसों से, तो पुलिस वाले से हो गए, तो क्या किया, पुलिस चौकी को ही आग लगा दिया और उसमें 23 जो पुलिस थे उन पुलिसों की मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद गांधी जी को जेल भी जाना पड़ेगा। इसके बाद से ही गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी को बोल रहे थे हम लोग हिंसा नहीं करेंगे असहयोग आंदोलन में, लेकिन इसमें हिंसा टाइप का हो गया, एक पुलिसकर्मी मारे गए, थोड़ा हो गया, तो इसी कारण असहयोग आंदोलन को भी गांधी जी ने दबा दिया। तो अगला देख लेते हैं आपको 11वां प्रश्न। आपको 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के सैनिक कारण का उल्लेख करें। जो 1857 का क्रांति है, इसका जो सैनिक कारण है इसका उल्लेख करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि 1857 की क्रांति के सैनिक कारण, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब देखिए क्या है कि सैनिकों को उच्च पद नहीं दिया जाता था। ये जो क्रांति हुआ था इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो सैनिक हुआ करता था, जो अंग्रेजों को वहाँ काम करता था, उनको क्या करता था, उच्च पद नहीं दिया जाता, भेदभाव क्या करता था, ठीक है। भारतीय सैनिकों से भेदभाव क्या करता था, मैंने बताया अभी, भारतीय जो सैनिक थे वो भारतीय सैनिक से भेदभाव भी करते थे अंग्रेज, ठीक है। वेतन तथा भत्ता बहुत कम दिया करता था। जो वेतन और भत्ता हुआ करता था भारतीय सैनिकों का, इसको बहुत ही कम दिया जाता था।
खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। जो खाने पीने की व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था भी अच्छी नहीं हुआ करता था भारतीय सैनिकों के लिए, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था, ठीक है, यानी कि अच्छा से पेश आया नहीं जाता था, ठीक है, ये भी हुआ था करता था अंग्रेजी सैनिक द्वारा। फिर क्या था कि सैनिकों के माथे पर तिलक लगाना, जैसे कि हमारे भारतीय सैनिक लगाते हैं ना, मतलब भारत में तो विभिन्न प्रकार के धर्म रहते हैं ना, तो इसी प्रकार माथे पर तिलक लगाना, दाढ़ी बनाना, पगड़ी बांधना, दाढ़ी रखना आदि नहीं किया जाता था। वह देखिए कि भारत में तो बहुत प्रकार का धर्म रहते हैं, जैसे कि हिंदू हो गया, हिंदू तिलक उलक लगाते हैं, ठीक है। अब बात की पगड़ी बांधना, तो पगड़ी तो बांधते ही हैं पंजाबी लोग। दाढ़ी उड़ी रखना तो मुसलमान लोग दाढ़ी रखते हैं। तो इस प्रकार से भारत में कई प्रकार के धर्म रहते हैं और सैनिक इसमें रहते हैं। तो क्या होता है कि उस समय क्या होता था कि इन लोगों को मना किया जाता था, जैसे कि दाढ़ी रखना हो गया आपका, अगर पगड़ी बांधना, तिलक लगाना मना किया जाता था। इस कारण से भी सैनिक मतलब थोड़ा भड़के हुए थे, ये कारण था। जैसे कि बड़ा रीज़न तो ये सब भी हुआ। फिर खाना पीने की व्यवस्था अच्छा नहीं था, उनका तो भेदभाव भी होता था। इस प्रकार से ये कारण रह गया सैनिकों को कारण, ठीक है, 1857 का। अब बात कर लेते हैं हम लोग 12वां प्रश्न की, फटाफट बात करेंगे हम लोग। तो 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना से आप क्या समझते हैं। कैबिनेट मिशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे इसको, तो देख लेते क्या है। देखिए क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद, एक क्रिप्स मिशन आया था, तो उसके फेल होने जाने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। जब क्रिप्स मिशन आया 42 में, तो उसके फेल हो जाने के बाद 1946 में एक कैबिनेट मिशन आता है, मतलब इस मिशन का गठन किया गया, ठीक है। जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो इस मिशन के 3 सदस्य थे, ठीक है। और इस मिशन में कितने सदस्य थे? 3। पहला कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो इसका अध्यक्ष था, ठीक है। पहला कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स, और दूसरा पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और तीसरा क्या था? एबी अलेक्जेंडर। जो पैथिक लॉरेंस थे आपका भारत सचिव था, और एबी अलेक्जेंडर आपका नौसेना मंत्री था, और जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो अध्यक्ष थे। आपको ये बात को याद रखना है। चलिए बात करते हैं 13वां प्रश्न को, ठीक है। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सहायक संधि क्या था। एक तो सहायक संधि क्या था, इतना समझ रहे हैं। किन्हीं 3 विशेषताओं को उल्लेख करें। चलिए देख लेते हैं, सहायक संधि को देख लेते हैं पहले हम लोग, उसके बाद इसका 3 विशेषता को भी देखेंगे। देखिए क्या हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली, एक व्यक्ति थे लॉर्ड वेलेस्ली, ने भारत में अंग्रेज राज के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। लॉर्ड वेलेस्ली थे जो भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इस प्रकार के संधि हैं, ठीक है, ये जो है यह इस प्रकार का संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। एक ऐसा संधि है इसमें ईस्ट इंडिया जो कंपनी है और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। एक शब्द का सर्वप्रथम, देखिए एक नहीं यहाँ पर यह हो जाएगा, तो यह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्टिन डुबले ने किया था। जो ये सहायक संधि है, इसका जो शब्द का अगर प्रयोग किया गया था सबसे पहले एक फ्रांसीसी गवर्नर थे जिसका नाम था डुबले, ठीक है। तो डुबले द्वारा किया गया था। अब देख लेते हैं इनकी विशेषताएं क्या थी। तो 3 विशेषता की हम लोग बात कर लेते हैं। पहला देखिए क्या है कि भारतीय राजाओं के, ठीक है, विदेशी संबंधी कंपनी के अधीन होंगे, वह कोई युद्ध नहीं करेगा, तथा अन्य राजाओं से विचार विमर्श कंपनी करेगी। क्या है कि जो ये संधि था, इसके अंतर्गत क्या होता था कि जो राजा होता था भारत का, ठीक है, तो भारतीय राजा विदेशी कंपनी अधिक होंगे, यानी जो कंपनी है विदेशी कंपनी है ना, वो अंग्रेज कंपनी के अधीन है, उसी का अंदर रहेगा, वो जो बोलेगा वही होगा। अगर किसी से बात करना है, किसी राजा से विचार विमर्श करना है तो भी कंपनी करेगी। पहला ये रह गया उसका विशेषता। दूसरा क्या है कि बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे तथा इससे नाका खर्च राज्य उठाएंगे, ठीक है। तो इससे जितना भी खर्च हो जाएगा, ठीक है, ये जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज क्या बोल देते हैं कि जितना भी खर्च आएगा हमारे सैनिक, तो जो भी बड़ा राज्य है उस पर हमारा सैनिक भी रहेगा, और जो भी खर्च रहेगा तुम्ही को देना पड़ेगा, ये बोलते थे इसमें, ठीक है। अब तीसरा विशेषता देख लेते हैं। तीसरा विशेषता बोल रहा है कि राज्यों को कंपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेगा। ये भी एक बड़ा बात हो जाता है। तो 3 ये रहा आपका इस प्रकार से विशेषताएं, ठीक है, सहायक संधि की और सहायक संधि भी। अब बात कर लेते हैं आपका 14वां प्रश्न। देखिए तो आपको 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्रिप्स मिशन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जो आपका क्रिप्स मिशन है कैबिनेट मिशन है, इस प्रकार से मिशन आपको याद रखना है और आंसर भी देना है। तो देख लेते हैं आपको जो क्रिप्स मिशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि 1940 का अगस्त प्रस्ताव फेल हो जाने के बाद,
1940 में क्या 1 अगस्त प्रस्ताव आया था और इसके फेल हो जाने के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन का गठन हुआ। जब 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और वह अगस्त प्रस्ताव फेल हो जाता है, उसके बाद 1942 यानी कि 2 साल बाद क्रिप्स मिशन का गठन हुआ। ठीक है, क्रिप्स मिशन का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और इसका जो अध्यक्ष था स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, इस प्रस्ताव को भी भारतीय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। जो ये प्रस्ताव है ना, क्रिप्स प्रस्ताव, तो इस प्रस्ताव को भी भारतीय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इसमें 2 खामियां था। भारतीय जो है इस मतलब मिशन या तो फिर मिशन तो है, इस योजना को भारतीय मतलब नहीं स्वीकारा। तो इसमें 2 खामियां था। क्यों नहीं, पहला खामियां देख लेते हैं क्यों इन लोग ऐसा किया। तो पहला खामी में क्या है कि संविधान का निर्माण द्वितीय विश्व के बाद होना था। जो संविधान हम लोग अभी बना है तो वो संविधान का जो निर्माण है तो दूसरे जो विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होना था, जबकि भारतीयों का कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले क्यों नहीं। अंग्रेज बोल रहे थे कि जो भारत का जो निर्माण होगा संविधान वो दूसरा विश्व युद्ध के बाद होगा, लेकिन भारतीयों का कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले क्यों नहीं। ठीक है, ऐसे ही अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं। भाई सही बात है, ऐसे भी तो अंग्रेजों को कोई भरोसा नहीं, इसलिए महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक यानी कि दिवालिया बैंक का चेक का नाम दिया। ठीक है, अब दूसरा खामियां देख लेते हैं। दूसरा खामियां था कि मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध कर दिया। जो मुस्लिम लीग थे, ठीक है, इसका भी विरोध किया क्योंकि मुस्लिम लीग का मांग थी, ठीक है, जो मुस्लिम थी उसका मांग थी कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दें तथा दोनों को अलग अलग संविधान होना चाहिए। अब मुस्लिम लीग का कहना है, जो मुस्लिम लीग इसका कहना है कि जो भारत है इसको 2 भागों में बांटा, एक तो पाकिस्तान एक तो भारत, और इसका इन दोनों का अलग अलग संविधान होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका विरोध किया गया और ये भी फेल हो गया। ठीक है, ये रहा आपका 14वां प्रश्न समाप्त। देखिए आपके लिए एक प्रश्न रहेगा। देखिए जो मुस्लिम लीग यहाँ पूछा गया है ना, तो इसकी स्थापना कब हुई। आप अपना नाम के साथ कमेंट करके बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो अवश्य कमेंट करेंगे और मुझे लगेगा कि आपने मेरा वीडियो देखा है। नाम के साथ, ठीक है, हो सके तो एड्रेस दीजिएगा तो और बढ़िया बात है, और आंसर लिखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। चलिए अगला बात कर लेते हैं 15 प्रश्न की। तो आपको जो 15 प्रश्न पूछा जा रहा है कि जहांगीर की राजपूत जो नीति है उसका उल्लेख करें। ठीक है, जो जहांगीर का जो राजपूत नीति है इसको बताना है आपको। तो देख लीजिए क्या है जहांगीर का राजपूत नीति। क्या हुआ कि जहांगीर ने उसी तरह अपने पिता की नीति को जारी रखा। वह राजपूतों के प्रति उदार थे। ठीक है, हालांकि उसके शासनकाल में उच्च पदों पर राजपूतों की संख्या में कमी आई। उन्होंने मेवाड़ को भी प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है, प्रस्तुति प्राप्त करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, जिसमें अब तक इसे मना कर दिया। उसने अपने शासनकाल की शुरुआत में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक के बाद एक कई मुगल सेनाएं भेजी। यानी कि जो जहांगीर थे, ठीक है, राजपूतों पर हमला कई बार करवाना चाहते थे और बहुत बार करवाए भी है। ठीक है, इस प्रकार से जहांगीर का जो राजपूताना नीति है ये रह गया आपके सामने, नोट कर लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। 16वां प्रश्न पूछा जा रहा है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का विस्तार से प्रकाश डालने। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये क्या है, इसको बताना है। तो देख लीजिए क्या है रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए क्या है कि स्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई इस व्यवस्था को मद्रास, मुंबई एवं असम के कुछ भागों में लागू किया गया। मुंबई की इस व्यवस्था को, ठीक है, लागू करने में मुंबई के तत्कालीन गवर्नर एल्फिंस्टन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक, जो एल्फिंस्टन थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। भू राजस्व की इस व्यवस्था में सरकार ने रैयतों अर्थात किसानों से सीधा बंदोबस्त किया। ठीक है, जो भू राजस्व व्यवस्था है तो इसमें क्या किया, सरकार एवं रैयतों यानी कि किसानों से सीधा बंदोबस्त किया। अब रातों को भूमि यहाँ रैयत होगा, ठीक है, यहाँ रैयत होगा, रातों लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक होता है। अब रैयतों को भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जेदारी अधिकार से दे दिया जाएगा। ठीक है, तथा वे सीधे या व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा कर सकते हैं। यानी कि जो भी किसान उगाएंगे रियायत, ठीक है, वो डायरेक्ट अब सरकार को कर देगा। पहले क्या होता था, दूसरे के द्वारा दिया जाता था। ठीक है ना, उसमें ज़्यादा थोड़ा दिक्कत होता था। तो अभी अब लोगों को दे दिया गया अधिकार, अभी लोग खुद सरकार को लगान अदा करेंगे। ठीक है,
करने के लिए उतार देते हैं। इस प्रथा में जमींदारों के स्थान पर किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया, यानी कि जो किसान हुआ करते थे, ठीक है, इसमें क्या इस प्रथा में जमींदारों के स्थान पर जो जमींदार हैं ये लिया करते थे, उससे आपका जाएगा टैक्स वगैरह, लेकिन अब क्या करेगा जो किसान है खुद देगा इसका टैक्स, ठीक है। इस प्रकार से रह गया आपका आंसर। बात कर लेते हैं 17वां प्रश्न की। 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डालें, ठीक है। जो 1857 की क्रांति है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं इसका स्वरूप को। देखिए क्या हुआ कि 1857 के स्वरूप, ठीक है। देखिए स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों में विभिन्न प्रकार का मतभेद है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बोलते हैं, बहुत ही मतभेद है, ठीक है। 1857 की क्रांति ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीयों द्वारा पहली संगठित एवं हथियारबंद लड़ाई थी, जिसमें विभिन्न वर्गों के व्यापक रूप से योगदान किया। हालांकि इस विद्रोह में राष्ट्रवाद का अभाव, नेताओं में उद्देश्य और सामंतवादी परंपराओं को तोड़ने में पर्याप्त सहायता पहुंचाई। 1857 की क्रांति के स्वरूप को लेकर विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग विचारधाराएं। देखिए क्या है कि ये जो क्रांति है 1857 का, तो जिस प्रकार से जो इतिहासकार रहे होंगे उनका अलग अलग कहना है कि ये ऐसा था, वो ऐसा था, ये क्रांति इसके लिए किया गया, उसके लिए किया गया, यानी कि जिसका जिसका बात जैसा लगता है वो कहा है। तो जैसे इस प्रकार से देख लेते हैं, कुछ कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, कौन क्या कहा है। देखिए जो पहला हम बात कर लेते हैं सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने क्या कहा है। इन्हें कहा है कि यह जो है सिपाही विद्रोह तक ही है, सिपाही विद्रोह तक ही मात्र है, यानी कि ये एक सिपाही विद्रोह था, ये इसका कहना है। किसका? लॉरेंस का। ये बात आप लोग याद रखिए, लॉरेंस और सिले इनका कहना है। बात कर ले दूसरा कि जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर है और जेम्स आउटरम है, इनका कहना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का एक षड्यंत्र था, ठीक है। इनका कहना है कि कुछ नहीं था, ये सब सिर्फ हिंदू और मुसलमान का लड़ाने का एक षड्यंत्र था, ये कह रहे हैं डब्ल्यू टेलर, ठीक है। और जबकि उसने क्या कहा था, जॉन लॉरेंस ने कहा था कि ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था। दोनों को बात कर लिए। अब देख लेते वीर सावरकर का क्या कहना है। देखिए वीर सावरकर का कहना है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित लड़ाई, ये वीर सावरकर का कहना है। अब आगे एक और व्यक्ति हैं, उनका भी सुन लेते क्या है कहना। फारसी मजदूर का कहना है कि फारसी यहाँ मजुमदार हो जाएगा, आरसी मजुमदार है। इनका कहना है कि यह ना तो प्रथम राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता के लिए संग्राम है। जैसे कि बताया जाता है ना कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई था ये हमारे जाकर 1857 की क्रांति, लेकिन जो हमारा जो मजुमदार जी हैं ये सही बताए हैं। देखिए इससे पहले 1857 से पहले बहुत सारे ऐसे क्रांति हो चुकी है, ये एक पहला नहीं है। इस प्रकार से जैसे कि हम लोग उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं 1855-56 में झारखंड राज्य में एक जो हुआ था आपका विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह जिसको कहते हैं, इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। तो 1857 से पहले भी कुछ ऐसे क्रांतियाँ हुई हैं, इससे पहले और भी क्रांतियाँ हैं। तो इस प्रकार से रह गया आपका 17वां आंसर। अब देख लेते हैं 18वां प्रश्न, ठीक है। जो आपका 8वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के जो लोकप्रियता का कारण क्या है, ठीक है, इतना फेमस क्यों है महात्मा गांधी, कुछ तो रीजन रहा होगा ना, उसको आपको बताना है। तो देख लेते हैं हम लोग आंसर क्या होगा। देखिए भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत को अंग्रेजों के आज़ाद करवाने के लिए अनेक आंदोलन किए, ठीक है, बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत बार जेल गए हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। आंदोलन के कारण वह कई बार जेल भी गए, बात तो सही बोल रहे हैं। गांधी जी ने अपने आंदोलन के कारण भारत की जनता को एकजुट किया, ठीक है, जिससे परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना भी पड़ा। गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने सन 1944 में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो इनको सबसे पहले किसने कहा, वो कहा 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देख लेते हैं। गांधी जी के जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया, ठीक है। जो गांधी जी है सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ये सबको पालन करने बोलते थे और खुद भी पालन करते थे। गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कई आंदोलन किए, उन्हें भारत का राष्ट्रपिता का सम्मान मिला। ये तो बात सही है, कोई भी व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान तो नहीं मिलता, राष्ट्र का पिता, राष्ट्रपिता, ठीक है, पूरे राष्ट्र का पिता, सोचिए कितना बड़ा उपाधि उनको मिला है। और उन्हें भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि गांधी जी द्वारा प्रमुख किए गए आंदोलन, उनको भी देख लेते हैं
कौन सा आंदोलन गांधी जी ने किया था, शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डीपली भी इनको पढ़ना है, इससे भी आपको प्रश्न उत्तर आते हैं। तो पहला बात कर लेते हैं हम लोग चंपारण का सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण जिले में। फिर दूसरा खेड़ा का जो हुआ था आपका अहमदाबाद में हुआ था, ये खेड़ा जो गुजरात में है वहाँ पे हुआ था। फिर अहमदाबाद में हुआ था। फिर आपका खिलाफत आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इस प्रकार से बहुत सारे आंदोलन गांधी जी द्वारा किए गए हैं। तो ये रहता है आपका 18वां नंबर का प्रश्न का उत्तर। अब बात कर लेते हैं आज का अंतिम और 19वां नंबर प्रश्न है, तो देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करें, ठीक है। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसको वर्णन करना है। देखिए मैंने बहुत ही थोड़ा छोटा आंसर निकाला है, जबकि आपको 5-5 अंक मिलेगा। मैंने इसलिए छोटा आंसर दिया है क्योंकि आपको समझाना है हमें, आपको आंसर कॉपी पेज भरना नहीं है, ठीक है। तो आप खुद लिखिएगा, पहले समझिए क्या बात है बात यूँ कि देखिए महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। एक पॉइंट यहाँ समझ में आ रही ना कि महात्मा गांधी ने क्या किया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध में महात्मा गांधी का यह अंतिम आंदोलन था। ये जो आंदोलन था, जिस प्रकार से महात्मा गांधी कई आंदोलन किए, जैसे कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, सहयोग आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। इस प्रकार से जो आंदोलन होते हैं, बहुत सारे आंदोलन किए हैं। उनमें से सबसे अंतिम और लास्ट जो हुआ था आंदोलन, वो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी द्वारा चलाया गया था और 1942 में, क्लियर, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। एक नंबर से भी यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया, ठीक है। तो इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत का विशाल जनसैलाब महात्मा गांधी के नेतृत्व में खड़ा हुआ। बहुत ही आदमी भारत में जो महात्मा गांधी के सपोर्ट में खड़ा हुआ था। इस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का चरम सीमा थे, इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीयों का क्रोध उक्त हुआ, ठीक है। इसने विशाल जन आंदोलन से ब्रिटिश साम्राज्य का घबरा गया, ठीक है। जो इतना जो विशाल देखा, मतलब स्थिति देखा, इस प्रकार से जो ब्रिटिश थे थोड़ा घबरा गए, तथा और क्या हुआ, अंततः उन्हें भारत छोड़ना पड़ा, ठीक है। और क्या हुआ उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। इस प्रकार से आपका रहता है इसका आंसर, ठीक है। और रहता है आपका आज का वीडियो कंप्लीट खत्म होता है, और एक आपका जो मॉडल सेट 5 बजता है उसको भी मैं 2-4 दिन में ले आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।